Hello student, now welcome in the third class of your Java classes, master classes for Java. And now we are going to deal with the data type which is used in the Java. So basically अभी तक हम लोगों ने समझा कि कैसे जावा को इंस्टॉल करेंगे एंड पहला क्लास हम लोगों ने लिखना सीखा. सो नाउ वी गो फॉर द डाटा टाइप्स कि अगर हम यहाँ पे अगर डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो कैसे डाटा को स्टोर करेंगे. तो डेफिनेटली जो भी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है उसमें आपको डिफरेंट डाटा टाइप्स मिला है एंड अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप्स आप डिफरेंट डाटा को स्टोर कर सकते हो उस कंपाइलर को यूज करके. तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपको डाटा टाइप्स मिला हुआ है एंड यहाँ पे जो डाटा टाइप्स है वो बेसिकली दो तरीके का है. टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स है. तो पहला जो तरीका है जो कि आप वेल नोन जानते हो सी प्लस प्लस से ये आ रहा है एंड दैट इज प्रिमिटिव डाटा टाइप. प्रिमिटिव डाटा टाइप वो डाटा टाइप है जिसमें कि हम बेसिक डाटा को स्टोर करते हैं. दैट इज ऑल्सो द वैल्यू टाइप. मतलब डायरेक्टली जहाँ पे वेरिएबल क्रिएट होते हैं वहीं पे वैल्यू स्टोर होते हैं. बट चूंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो यहाँ पे जो डाटा टाइप मिला है वो प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ साथ रेफरेंस डाटा टाइप भी इसको बोलते हैं. तो रेफरेंस डाटा टाइप आपको मिला है जो कि डिराइव डाटा टाइप भी बोल सकते हैं या फिर अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप भी बोल सकते हैं. तो इस तरह से आपको दो डाटा टाइप यहाँ पे देखने को मिलेगा. तो देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो जो प्रिमिटिव डाटा टाइप है जैसा मैंने बोला कि आपका प्रिमिटिव डाटा टाइप जो कि बेसिकली सी एंड सी प्लस प्लस में हम लोग यूज करते आ रहे हैं. सी प्लस प्लस में तो दोनों सपोर्ट होता है. यहाँ पे भी आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स है तो डेफिनेटली ये दोनों ही डाटा टाइप यहाँ पे भी सपोर्ट्स हो रहे हैं. तो फर्स्ट जो कि वैल्यू टाइप है प्रिमिटिव डाटा टाइप जो कि बेसिकली हम लोग इंट कैर फ्लोट ये सब हम लोग यूज करते हैं. तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो कि ये हम लोग अगर प्रिमिटिव डाटा टाइप को यूज करते हैं तो वैल्यू टाइप बेसिकली होता है एंड डायरेक्टली उस वेरिएबल के एड्रेस पे डाटा स्टोर हो जाता है. लेकिन जब हम रेफरेंस डाटा टाइप क्रिएट करते हैं तो बेसिकली रेफरेंस डाटा टाइप वर्क्स एज ए पॉइंटर एंड यहाँ पे चूंकि रेफरेंस का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो. तो जो भी यहाँ पे डाटा टाइप मिला है एज ए रेफरेंस तो वो क्लास के रूप में मिला है एंड क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो रेफरेंस डाटा टाइप बन जाता है. तो यहाँ पे रेफरेंस डाटा टाइप कहने का मतलब है कि आपका जो एक्चुअल डाटा होगा वो कहीं और स्टोर होगा और उसका जो एड्रेस है वो आपका जो डिक्लेयर्ड रेफरेंस है वहां पे स्टोर होगा. तो एक्चुअल आप देख पा रहे होगे कि एक्चुअल डाटा कहाँ स्टोर है. यहाँ पे स्टोर है और इसका जो एड्रेस है वो आपका यहाँ स्टोर है और ये आपका एक्चुअल वेरिएबल है. तो ये रेफरेंस डाटा टाइप है. रेफरेंस डाटा टाइप से क्रिएट किया हुआ एक वेरिएबल है. तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको डाटा टाइप मिलेगा. तो जितना भी प्रिमिटिव डाटा टाइप यहाँ पे है आपके पास उसका सिमिलरली रेफरेंस डाटा टाइप भी है. तो जो आप डाटा टाइप यूज करोगे सपोज बाइट यूज कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस डाटा टाइप बाइट मिलेगा. सॉर्ट यूज कर रहे हैं तो जस्ट उसका क्लास है ये क्लास का नाम है मान के चलिए. तो जितना भी हम लोग के पास प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसका रेफरेंस डाटा टाइप भी मिलेगा. तो दिस इज द टेबल फॉर योर रेफरेंस. तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको किस डाटा टाइप पे बेसिकली काम करना है. दोनों ही डाटा टाइप पे आप यहाँ पे काम कर सकते हो. तो बेसिकली हम लोग जो भी रेफरेंस डाटा टाइप यूज करते हैं वो एक तरह से रैपर क्लास की तरह काम करता है. और रैपर क्लास बेसिकली प्रिमिटिव डाटा टाइप को रैप करके ही बनाया हुआ है. तो इसको हम रैपर क्लास भी बोलते हैं यहाँ पे कि चूंकि बाइट जो क्लास बना हुआ है वो बेसिकली प्रिमिटिव डाटा टाइप को यूज करके ही बनाया हुआ है. दैट मीन्स कि अगर बाइट टाइप का डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो डेफिनेटली हम चाहे तो प्रिमिटिव में भी स्टोर कर सकते हैं चाहे तो रेफरेंस भी कर सकते हैं. क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दुनिया में हम लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रेफरेंस डाटा टाइप हमको यूज करना चाहिए. बट प्रिमिटिव डाटा टाइप भी हम यूज कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू यूसेज आप दोनों ही टाइप से यूज कर सकते हो. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की दुनिया में बोला जाएगा कि आप रेफरेंस डाटा टाइप ही प्रेफर करो. तो यहाँ पे बेसिकली ये कन्वर्ट भी कर सकते हो. अगर आपने प्रिमिटिव में किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रखा है या फिर यूज कर रखा है तो आप उसको रेफरेंस टाइप भी बना सकते हो. तो कन्वर्जन ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप टू इस corresponding रेफरेंस डाटा टाइप नोन एज बॉक्सिंग. दिस इज कॉल्ड द बॉक्सिंग कंसेप्ट. जब हम प्रिमिटिव को रेफरेंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये बॉक्सिंग कंसेप्ट कहलाता है. और इसी का वाइस वर्सा
अनबॉक्सिंग कहलाएगा। जब हम किसी भी रेफरेंस डाटा टाइप को प्रिमिटिव डाटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो कंसेप्ट है वो होता है अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट। तो आप बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग कर सकते हो, दैट जैसे मैंने बोला कि कन्वर्ट कर सकते हो, प्रिमिटिव टू रेफरेंस, रेफरेंस टू प्रिमिटिव जा सकते हो। तो इसके लिए जो बेसिक टेक्निकल कंसेप्ट है दैट इज बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आप रैपर क्लास मिला हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी आपका ऑब्जेक्ट लेवल के डाटा टाइप्स हैं वो बेसिकली लिटरल्स के रूप में डिफाइंड होते हैं। लिटरल्स इसलिए क्योंकि हर बार हम न्यू कीवर्ड्स के साथ डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लास है तो न्यू कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप एज ए वेरिएबल इसको ट्रीट करना चाहते हो, तो हर बार न्यू कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज ना करके आप इसको लिटरल्स की तरह भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे दो तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। सपोज मुझे एक इंटीजर का वेरिएबल बनाना है, तो रेफरेंस डाटा टाइप का यूज करेंगे। तो अगर हम इस तरह से वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो ये क्या होगा, इंटीजर लिटरल। इसी तरह से अगर हम न्यू कीवर्ड के साथ करते हैं तो ये होगा एक रैपर क्लास का वेरिएबल। तो दोनों ही तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? तो बेसिकली हम लोग लिटरल्स वाला फार्मूला ज्यादा यूज करते हैं जब भी हम लोग काम करते हैं, तो लिटरल्स वाले तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। अब अगर वेरिएबल बना लिए हैं तो डेफिनेटली कुछ प्रोग्राम देखते हैं, एंड वेरिएबल बनाने के बाद हम लोग कंडीशंस पे आगे डिसीजन मेकिंग पे आएंगे। तो एक प्रोग्राम देखते हैं कि कैसे वेरिएबल बना सकते हैं हम लोग, एंड वेरिएबल बनाकर फिर कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो एक नया क्लास ऐड करेंगे हम लोग। नया क्लास ऐड करने के लिए आप पैकेज में रखकर और यहाँ पे नया क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू एंड जावा क्लास। जावा क्लास पे आप यहाँ देख पा रहे हो कि बाय डिफॉल्ट ये पैकेज सेलेक्टेड है, सोर्स पैकेज जो आपका यहाँ दिख रहा है। तो सोर्स पैकेज में ही आपका ये क्लास बन रहा है। दैट मीन्स कि जो बेसिक पैकेज है उसमें ही ये क्लास बनेगा। पैकेज का पूरा कंसेप्ट हम लोग आगे देखेंगे। अगर आप नया पैकेज बनाना चाहते हो तो यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर सकते हो नया, और ये है आपका क्लास का नाम जो कि आपको देना है। तो क्लास का नाम आप सपोज EX डाटा टाइप हम रख रहे हैं, क्योंकि डाटा टाइप का एक बेसिकली एग्जांपल दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो फिनिश, एंड ये क्या करेगा, आपको एक क्लास क्रिएट कर देगा। एंड इस क्लास को आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने के लिए डेफिनेटली हमको क्या चाहिए, अगर हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो int और a इक्वल्स टू 5 आप यहाँ पे डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। बट बेसिकली जावा में ये आपको बोलता है नहीं करने के लिए, बिकॉज कि जावा का जो वर्किंग स्टाइल है वो बोलता है कि आप एक लेवल ऑफ इनकैप्सुलेशन यूज करते हुए चलो, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फंडा है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फंडा को यूज करना है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं करेंगे, वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर किए सपोज int, और इसको हम एक तरह से ठीक है इसको ही करते हैं, और स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक नेम लेते हैं। तो देखो मैंने दोनों टाइप का मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। फर्स्ट वाला वेरिएबल जो है वो है प्रिमिटिव डाटा टाइप का, और दूसरा वाला जो वेरिएबल है वो है रेफरेंस डाटा टाइप का। तो डेफिनेटली दोनों ही को यूज कर रहे हैं, कि दोनों का वर्किंग सेम होगा, बट इंटरनली इट इज टू डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। तो एक क्लास फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वॉइड एंड गेट डाटा करके एक फंक्शन बनाते हैं। एंड गेट डाटा फंक्शन में हम क्या करते हैं, ए वेरिएबल इक्वल्स टू 5 को इनिशियलाइज करते हैं, एंड नेम इक्वल्स टू जो भी आप नाम रखना चाहते हो उसको इनिशियलाइज करो। एंड देन दूसरा एक वेरिएबल बनाएंगे पब्लिक वॉइड एंड शो डाटा। तो ये है आपका काम करने का तरीका जावा में। अगर एक्चुअली बिकॉज ऑफ कि प्योर ओप्स को जावा फॉलो करता है, तो प्योर ओप्स में काम करने का दिस इज द बेस्ट वे। एंड यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए जैसा हम लोगों ने जाना कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करेंगे, और यहाँ पे आउटपुट ऑफ ए दिखाना है, तो ए इक्वल्स टू, एंड इसको कॉन्केटिनेट ऑपरेटर बोलते हैं प्लस, और साथ में हम वेरिएबल जो भी वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में अब अगर हम नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो नेम
के साथ प्लस एंड यहाँ पे नेम जो वेरिएबल है। तो ये बेसिकली इस तरीके से मैंने क्यों प्रोग्राम लिखा, इसका भी फंडा मैं आपको बताऊंगा। दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। तो अब क्या करना है, इस प्रोग्राम को कहाँ हमको कॉल करना है, इस प्रोग्राम को हमको कॉल करना है बेसिकली मेन फंक्शन, चूंकि यहाँ पे है तो मेन फंक्शन में हमको कॉल करना है। तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ex। ओके, ये बेसिकली इस पैकेज का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है। तो ये बेसिकली हमको इस पैकेज के पार्ट में ही करना चाहिए था। इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे इस पैकेज में इसको रख के हम लोग काम कर रहे हैं। तो पैकेज जब समझेंगे तो ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अब देखो ये क्लास आपको मिल रहा होगा। तो EX डाटा टाइप का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू ऑफ EX डाटा टाइप। ये है आपका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। अगर किसी भी क्लास का हमको आउटपुट देखना है तो हम लोग को डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। एंड ओबी डॉट जो भी आपका फंक्शन है, तो ओबी डॉट गेट डाटा फंक्शन एंड देन ओबी डॉट शो डाटा फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोगों ने बनाया। अगर अब इसको रन कराएंगे तो ये आपका आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो दोनों ही डाटा टाइप को मैंने यूज करके आपको एक एग्जांपल दिखाया। और इस एग्जांपल में कुछ और भी कंसेप्ट है। देखो आपका आउटपुट आ रहा होगा, फर्स्ट आउटपुट दैट इज वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। एंड सेकेंड आउटपुट जो कि गेट डाटा से इनपुट करवाया था हम लोगों ने, a इक्वल्स टू 5 एंड नेम इक्वल्स टू pk। तो जो गेट डाटा में इनपुट कराया, सो डाटा में उसका आउटपुट दिखाया। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है उसको आप समझते हैं। तो बेसिकली दो डाटा टाइप तो हम लोग यूज किए, इस क्लास को डिक्लेयर किए, और इस क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस पे काम किया। तो यहाँ पे अ, अगर हम किसी क्लास को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, क्लास का बिहेवियर देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सबसे पहले क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। जो लास्ट डे हम लोग समझ रहे थे कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो class is a raw material and that is also known as collection of similar type of entities। तो collection of similar type of entities को हम रखकर जो कि एक वेरिएबल भी हो सकता है और फंक्शंस भी हो सकता है। तो इस क्लास का जो एंटिटीज है वो वेरिएबल है और फंक्शन है। तो ये क्लास तो डिफाइन हम लोगों ने कर दिया। बट अगर हम इस क्लास का आउटपुट देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटेक्स ये है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करा, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का नाम फॉलोड बाय द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि आप कुछ भी रख सकते हो, इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर एंड देन फॉलोज बाय द क्लास कंस्ट्रक्टर। तो अब बोलोगे कि यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर है नहीं, कंस्ट्रक्टर तो लिखे नहीं, तो कंस्ट्रक्टर कहाँ से आ गया। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, जब भी हम क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन लाइन। दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट बाय द मीन्स ऑफ इंस्टेंशिएशन ऑफ ए क्लास। तो क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं और वो इंस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उस क्लास का मेमोरी एलोकेशन कौन करेगा, तो मेमोरी एलोकेशन करने के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है। दिस इज द कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। तो ये कंस्ट्रक्टर कहाँ बना हुआ है, तो बेसिकली जावा में ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, जो कि जैसे ही हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अपने आप बन जाता है। तो अगर हमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे ही हम इंस्टेंसिएशन का ये लाइन लिखते हैं तो ये क्या करता है कि इस क्लास का एक रन टाइम ऑब्जेक्ट बना देता है, जिसका कि जो एड्रेस है या जो रेफरेंस है वो है ओबी। तो ओबी अब इस क्लास को पॉइंट कर रहा है, मतलब इस क्लास में जो वेरिएबल्स है एंड जो भी फंक्शंस हम लोगों ने लिखा है, जो भी मेथड्स हम लोगों ने लिखा है, ये सारा मेथड्स मेमोरी में क्रिएट हो गया। एंड क्रिएट होने के बाद उसको जो रेफरेंस मिला वो मिला ओबी।
तो उसी रेफरेंस से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। तो ओबी डॉट डॉट इज नोन एज रेफरेंशियल ऑपरेटर। जब भी हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट के मेंबर को कॉल करना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट का कितना मेंबर है, इस ऑब्जेक्ट का ये भी मेंबर है और ये भी मेंबर है, तो इस ऑब्जेक्ट का जिस भी मेंबर को हमको कॉल करना है उसको हम डॉट ऑपरेटर से कॉल करेंगे। तो जैसे ही हम ओबी डॉट लिखते हैं, देखिए इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में जितने भी आपका मेंबर है, कुछ मेंबर आपको ज्यादा दिख रहा है क्योंकि ये आपका रूट क्लास जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास होता है, उस क्लास से आपका ये सारे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये आपके साथ चलता है और ये बाय डिफॉल्ट आपके जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट के साथ चलता है। आपका बनाया हुआ फंक्शन क्या है, आपका बनाया हुआ ये दो वेरिएबल है और ये जो ब्लैक में डार्क बोल्ड में दिख रहा है ये दो फंक्शन है। तो जैसे ही आपने रेफरेंस ऑपरेटर लगाया, ये क्या बोल रहा है कि आप सेलेक्ट कर लो कौन सा फंक्शन या कौन सा वेरिएबल आप कॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने कॉल कर दिया किसको, तो जो भी जिस भी फंक्शंस को मैं रेफरेंस करना चाहता हूँ, तो इसको बोलते हैं फंक्शन इन्वोकेशन। बेसिकली ये क्या है, फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। तो फंक्शन को इन्वोक करने से क्या होगा कि फंक्शन के अंदर जो रूटीन लिखा हुआ है, जो भी डिफिनेशंस हम लोगों ने लिखा है, तो फंक्शन का बेसिकली दो पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट जो कि इसका स्ट्रक्चर है एंड दूसरा पार्ट जो कि इसका डिफिनेशन है। तो जैसे ही हम गेट डाटा फंक्शन को इन्वोक किए, तो इसके अंदर का जो भी रूटीन कॉल है वो कॉल हो जाएगा, मतलब जो भी मैंने प्रोसेसिंग कोड लिखा है वो यहाँ पे क्या होगा, कॉल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से फिर दूसरा फंक्शन हम लोगों ने इन्वोक किया। तो इस ऑब्जेक्ट के पास जितने भी फंक्शंस है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने फंक्शन को आपको इन्वोक करना है। हो सकता है बहुत ज्यादा फंक्शंस है, लेकिन हमको किसको कॉल करना है। तो जैसे ही हम फंक्शन को इन्वोक करेंगे तो वो फंक्शन कॉल होगा और अपने प्रोसेस को करके और फिर फंक्शन मेमोरी से आउट हो जाएगा। तो फंक्शन का लाइफ साइकिल एक तरह से ये समझ सकते हो कि जैसे ही फंक्शन इन्वोक होगा तो फंक्शन में जो भी टास्क है वो परफॉर्म होगा एंड देन फंक्शन इज आउट ऑफ स्कोप। देन दूसरा फंक्शन कॉल हुआ एंड द फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा एंड देन आउट ऑफ स्कोप। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये इसका एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड है। तो इस तरह से आप एक क्लास डिक्लेयर कर सकते हो। तो इस एक क्लास में आपका मल्टीपल कंसेप्ट आपने सीखा कि एक क्लास डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और फिर कैसे उसके अंदर फंक्शंस को डिक्लेयर करते हैं एंड देन उसको फिर किसी क्लास को अगर हमको कॉल करना है, उसका आउटपुट देखना है, रियल टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस कराना है। तो डेफिनेटली रियल टाइम बिहेवियर कैसे प्रोड्यूस होगा, तो रियल टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड फिर ऑब्जेक्ट बनाकर उसके मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग मेंबर फंक्शन को कॉल किए एंड जो भी इस क्लास के अंदर का आउटपुट था उसको हम लोग ले पाए। तो ये है आपका एक बेसिक सा प्रोग्राम जिसमें कि क्लास क्रिएट करना, उसके वेरिएबल को डिक्लेयर करना एंड देन उसके फंक्शन को डिक्लेयर करके कॉल करते हैं। नाउ इफ आई वांट टू एक्सटेंड, एक और क्लास बनाते हैं एंड नाउ एक नया क्लास लेते हैं एंड इस क्लास में अब क्या करते हैं, ex एंड नाउ डिसीजन मेकिंग का हम करना चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब अगर मेरे पास वेरिएबल है सपोज एंड इफ आई वांट टू टेक डिसीजन ऑन दैट वेरिएबल, तो हाउ डू आई, अगर मेरे पास कोई वेरिएबल है तो उस पे कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने सी में पढ़ा होगा, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ लाइक दैट। तो बहुत सारा तरीके से हम डिसीजन कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये डिसीजन फ्लो में आता है। तो डिसीजन फ्लो में अगर हम जाना चाहते हैं, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है एंड उस वेरिएबल पे किसी डिसीजन को कंडक्ट करना चाहते हैं, किसी डिसीजन को लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक सिंटेक्स है बिल्कुल सी वाला, अगर सी पढ़ रखे हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इफ दिस इज द कीवर्ड एंड विद इन ब्रैकेट हम कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए आपके पास जो भी कंडीशंस है, लेस देन, ग्रेटर देन, बहुत सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस ऑपरेटर को यूज करते हुए यहाँ पे हम कंडीशन सेट करते हैं एंड फिर उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इसी तरह से इफ एल्स का होता है, पहला कंडीशन एंड दूसरा कंडीशन।
तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन का मतलब है यहाँ पे कि पहला कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला टास्क होगा, नहीं तो फॉल्स है तो ये वाला टास्क होगा। इसमें है सिर्फ ट्रू कंडीशन पे काम हो रहा है, फॉल्स में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। अगर यहाँ पे एक कंडीशन है तो कंडीशन का यहाँ पे बुलियन में दो ही आउटपुट आएगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन सही है तो काम करना है, अगर नहीं सही है तो नहीं करना है। इसमें क्या है कि अगर कंडीशन सही है तो ये काम करना है, अगर कंडीशन सही नहीं है तो ये वाला काम करना है। इसी तरह से फिर नेस्टेड इफ एल्स भी आ सकते हैं या फिर मल्टीपल इफ एल्स भी आ सकते हैं कि ये कंडीशन ठीक है तो ये काम कर दो, अगर ये कंडीशन ठीक है तो ये काम कर दो। फिर इसका इल्स हो सकता है कि लास्ट में अगर कोई भी कंडीशन ठीक नहीं है तो लास्ट वाला कंडीशन का फॉल्स वाला अटेम्प्ट कर लो। तो इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। या फिर नेस्टेड इफ भी कर सकते हैं कि एक इफ कंडीशन लगाया, फिर इस ये कंडीशन अगर ट्रू है तो दूसरे नेस्टेड इफ में आएंगे, अगर ये ट्रू है तो इसका ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये फॉल्स है तो इसका फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेंगे, एंड देन फर्स्ट वाले कंडीशंस के हिसाब से फिर चलेगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग कंडीशन बेस पे काम करते हैं। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे पब्लिक वॉइड एंड एक एक्स कंडीशन पे काम करते हैं। एंड यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int। सपोज एज का हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए और इसको इनिशियलाइज कर लिए 18 से। और यहाँ पे क्या कंडीशन लगाना चाहते हैं, यहाँ पे लगाना चाहते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 तो क्या करेगा, तो क्या होना चाहिए। तो सपोज एज इज ग्रेटर देन 18 है तो डेफिनेटली जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एलिजिबल फॉर वोट है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे लिख सकते हैं एलिजिबल फॉर वोट। तो ये अगर ट्रू है तो ये होगा, एल्स अगर हम एल्स में भी लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड एल्स में हम लिख सकते हैं नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल। ठीक है। तो ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। तो अभी एज क्या रखा है मैंने 8, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो ये अब इसको एग्जीक्यूट करना है तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, मेन वाले फंक्शन में आएंगे और ये सारे को कमेंट करेंगे। तो कमेंट करने के लिए क्या है, अगर सिंगल लाइन पे कमेंट लगाना चाहते हैं तो ऐसे हम लोग कमेंट लगाते हैं, और अगर मल्टीपल लाइन पे कमेंट लगाना चाहते हैं तो फ्रंट स्लैश एस्ट्रिक एंड एस्ट्रिक फ्रंट स्लैश। तो ये क्या है, मल्टी लाइन कंस। तो अब हमको क्या करना होगा, दूसरे वाले क्लास का जो कि EX डिसीजन करके मेरा जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, OB इक्वल्स टू न्यू ऑफ EX डिसीजन। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए और इसमें जो फंक्शन बनाया हम लोगों ने EX कंडीशन। तो अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे फाइल को तो इसका आउटपुट आएगा। तो क्या आ रहा है, नॉट एलिजिबल। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स आ गया तो क्या आएगा, नॉट एलिजिबल। अगर हम यहाँ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू लगा दें तो अब क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू हो गया। तो अगर हम अब इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो ये क्या होगा, एलिजिबल फॉर वोट आ गया। तो ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करने का तरीका हुआ। तो कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करके आप डिफरेंट तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। और यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे कि मैंने दिखाया है कि अगर आप ग्रेटर देन निकालना चाहते हो बिटवीन 2 नंबर या बिटवीन आउट ऑफ 3 नंबर, तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए भी यहाँ पे आप सॉल्यूशन बना सकते हो। सपोज मुझे ग्रेटर अमॉन्गस 3 नंबर निकालना है तो पब्लिक वॉइड एफ ग्रेटर, इस तरह से हम लोग कैसे निकालेंगे। तो int a इक्वल्स टू 5 int b इक्वल्स टू 8 कॉमा int c इक्वल्स टू 10, ऐसे कुछ कर लिया। एंड नाउ कंडीशंस लगाएंगे। कंडीशंस क्या होगा, तो इसमें हम नेस्टेड इफ से भी बना सकते हैं या फिर इफ एल्स का भी कंडीशंस लगा सकते हैं। तो क्या देखते हैं, a इज ग्रेटर देन b एंड, यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर का भी मैं यूज बता रहा हूँ कि अब क्या है कि मैं दो कंडीशन चेक कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, दो कंडीशन कि
ए क्या बी से बड़ा है और क्या ए सी से भी बड़ा है। तो अगर ये कंडीशन है तो क्या होना चाहिए, ये कंडीशन है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए इज ग्रेटर लिखना चाहिए, है ना, ए इज ग्रेटर। ये एक कंडीशन है। और अगर ये कंडीशन के बाद अभी मुझे ए के लिए चेक करना है, फिर बी के लिए चेक करना है, फिर सी के लिए, तो डेफिनेटली दूसरा कंडीशन किस लिए कैसे लिखूंगा मैं, तो इल्स इफ मैं लगा देता हूँ। ठीक है, इल्स इफ बी ग्रेटर देन ए एंड, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, बी ग्रेटर देन सी। तो ये क्या होगा, अब ये दोनों कंडीशन चेक करके मुझे अकॉर्डिंगली आउटपुट देगा कि अगर बी दोनों से बड़ा है तो डेफिनेटली बी ग्रेटर है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी इज ग्रेटर। और नहीं तो अब जैसे मैंने दो कंडीशन चेक कर लिया, तो तीसरा कंडीशन में तो ऑब्वियसली मुझे क्या मिलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड सी इज ग्रेटर। तो तीसरा कंडीशन में तो तीसरा ग्रेटर होना ही होना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इससे क्या हुआ, इससे मुझे पता लग गया कि इसमें मैंने दो कंसेप्ट आपको एडिशनल बताया। क्या क्या, तो एंड ऑपरेटर के साथ मल्टीपल कंडीशंस आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर भी है एंड और ऑपरेटर भी है। और का मतलब होगा कि आइदर टू, कोई एक ट्रू हो जाए, और एंड ऑपरेटर का मतलब है कि दोनों ही ट्रू होना चाहिए तब ये ट्रू में आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ए ग्रेटर है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो बी ग्रेटर है, एल्स अगर ये दोनों ही ट्रू नहीं है तो तीसरा तो ट्रू होना ही है, मतलब फॉल्स ही है, लेकिन फॉल्स में सी ग्रेटर है। तो अब अगर हम इसको कॉल कर ले यहाँ पे मेन फंक्शन में, एंड ओबी डॉट क्या एफ ग्रेटर करके फंक्शन बनाए थे हम लोग, एफ ग्रेटर करके फंक्शन को कॉल किए, अब इसको रन कराएं, तो ये आउट ऑफ 3 ये बता रहा है सी है। अगर नंबर चेंज करके करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोज अब नंबर 1 को मैंने ग्रेटर बना दिया, अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट कराएंगे तो डेफिनेटली ए इज ग्रेटर। तो इस तरीके से हम डिसीजन कंट्रोल भी कर सकते हैं यूजिंग इफ एल्स। तो कंडीशन यूजिंग इफ एल्स, तो इस तरीके से आप कुछ प्रोग्राम प्रैक्टिस कर लोगे जो कि कंडीशन लेवल पे होता है। तो सी में बेसिकली बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिले होंगे जो कि कंडीशन बेस्ड आप एग्जीक्यूट करते हो, और रियल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट पे आप एक दो प्रोग्राम थोड़ा एग्जीक्यूट करा के देख लोगे। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।